गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में भारतीय नगरीकरण की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने भारत में जो नगरीकरण की प्रक्रियाएं हैं और उसके जो विभिन्न काल हैं उसमें किस तरह से नगरीय विकास हुआ है उसके बारे में चर्चा की थी। प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनमें नंबर 1, 20वीं शताब्दी में कुल जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि की तुलना में नगरीय जनसंख्या में 11 गुना वृद्धि हुई। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिस अनुपात में कुल जनसंख्या बढ़ी उससे कहीं 2 गुना से भी अधिक, लगभग 3 गुना जो नगरीय जनसंख्या है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 1911 से 1931 की अवधि को छोड़कर प्रत्येक दशक में नगरीय वृद्धि दर कुल जनसंख्या की वृद्धि दर से ऊंची रही। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 24.80% तथा नगरीय जनसंख्या में 46.02% 1971 से 81 में रही। यानी कि जो 1971 से 1981 थी उसमें सबसे अधिक जो कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है और जो नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर है वो सबसे अधिक अंकित की गई थी। इसके अलावा 1911 से 1931 की जो अवधि है उसमें जो नगरीय वृद्धि दर और जो कुल जनसंख्या वृद्धि दर है वो अधिक ऊंची नहीं रही। उसका कारण था कि आर्थिक मंदी, महामारियां और ऐसे बहुत सारे कारक थे जिसके कारण जो ये दशक है, 2 दशक हैं 1911 से 1931 वाले, ये नगरीय विकास या नगरीकरण की जो दशा है उसमें एक तरह से शिथिल माने जाते हैं, धीमे माने जाते हैं। इसके अलावा भारतीय नगरीकरण की जो विशेषताएं हैं उनमें नगरीय जनसंख्या में महानगरों एवं प्रथम श्रेणी नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नगरीय जनसंख्या का 1/4 भाग प्रथम श्रेणी नगरों में निवास करता था, जो अब 2/3 से अधिक हो गया है। यानी कि जो प्रथम श्रेणी के नगर हैं उनकी संख्या में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। कुल नगरों की संख्या में मात्र 2 गुना वृद्धि हुई है, जबकि प्रथम श्रेणी नगरों की संख्या में 12 गुना वृद्धि हुई है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो बड़े नगर हैं वो उन्होंने अपने आकार को निरंतर क्या किया है, बड़ा किया। जैसे हम बात करें दिल्ली, बम्बई, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद, ये ऐसे नगर हैं जिनकी जो जनसंख्या है उसमें निरंतर कई गुना क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जबकि जो नगरों की संख्या है उसमें वृद्धि नहीं हुई। इनमें 10 लाख वाले नगरों की संख्या में 53 गुना वृद्धि हुई है। अर्थात जो छोटे और मझोले नगरों के विकास की गति है वो बहुत क्या है, मंद है, धीमी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले से बड़े नगर थे उनके आकार में निरंतर क्या हुआ, विस्तार हुआ और वो उनकी जनसंख्या में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। नगरीय जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का अपेक्षित लाभ नगरीकरण स्तर में वृद्धि के रूप में नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिस तरह से नगरों में जनसंख्या का जो जमाव या निक्षेपण या संकेंद्रण हुआ, उनकी संख्या में वृद्धि हुई, उस रूप में नगरीकरण के जो स्तर हैं उनमें किसी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिलता है। आप देखते हैं कि दिल्ली, हम बम्बई की बात करें, जो बड़े महानगर हैं, कलकत्ता की बात करें, तो वहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं या झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन जो नगरीकरण का स्तर है उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। इसका जो प्रमुख कारण है वो है ग्रामीण जनसंख्या में भी सामान्य रूप से अधिक वृद्धि होना। यानी कि जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसके पीछे कारण है कि ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि होना और उनका नगरों की ओर क्या होना, माइग्रेट होना। गांवों से नगरों की ओर होने वाले स्थानांतरण की गति निरंतर बढ़ती रही। प्रथम श्रेणी नगरों की वृद्धि में नगरीय ग्रामीण जनसंख्या के स्थानांतरण के साथ ही छोटे नगरों से होने वाली स्थानांतरण की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही। यहाँ इसका मतलब ये है कि गांवों से नगरों की ओर होने वाला जो स्थानांतरण है वो निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसका मुख्य कारण अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि किस तरह से गांवों में जो हमारे रोज़गार के साधन है वो धीरे धीरे क्या हुए हैं, समाप्त हुए हैं, और जो ग्रामीण आबादी है
रोज़गार की तलाश में उन्होंने नगरों की ओर अपना क्या किया है, रुख किया है। तो ऐसे में जो नगर हैं और उनकी जो कुल जनसंख्या है उसमें तेज़ी से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था कि संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ नगरीकरण की जो एक सुविधाएं होती हैं, जो एक स्तर होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। तो गांवों से नगरों की ओर ये जो स्थानांतरण हुआ है उसके पीछे ये कारण मुख्य रूप से माना जाता है। इसके अलावा जो छोटे नगर हैं वहाँ से भी बड़े नगरों की ओर क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि छोटे नगरों में रहने वाले लोगों को जैसे अच्छी शिक्षा की ज़रूरत होगी, अच्छी चिकित्सा की ज़रूरत होगी, या अपने व्यापार को वो और अधिक अच्छे रूप में करना चाहेंगे। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं कि जिससे गांव और छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, जिससे जो बड़े नगर हैं उनके आकार में तेज़ी से क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। पश्चिमी जगत के समान भारत में औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण की जो क्रियाएं हैं वो सहभागी नहीं रही। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो पश्चिमी दो देश हैं वहाँ पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का एक कोरिलेशन पाया जाता है, अर्थात उद्योगों ने वहाँ नगरीकरण को क्या किया है, बढ़ावा दिया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई औद्योगिक संकुल शुरू होता है या इकाइयाँ शुरू होती हैं तो वहाँ पर हम नगरीकरण की बात कम करते हैं। वहाँ पर सिर्फ हम ये देखते हैं कि किस तरह से वहाँ मज़दूरों को लाया जाए और उनके लिए जो सुविधा है उनका किसी प्रकार का ध्यान रहे। तो वो अपने स्तर पर अनेकों ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ तैयार कर लेते हैं जिससे वो लोग कारखानों में काम करते हैं और अपनी झुग्गी झोपड़ियों में बरसों तक गुजर बसर करते हैं। तो ऐसे में वो एक धीरे धीरे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो धीरे धीरे इस तरह के एक बहुत ही निम्न स्तरीय आवासीय श्रेणी में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जबकि पश्चिमी जगत में ऐसा नहीं है। औद्योगिकीकरण नगरीकरण का क्या है, आधार है। वहाँ पर उसी तरह से उनको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उनका नियोजित तरीके से बसाया जाता है आवास। बीच के शब्दों में भारत की औद्योगिक नगरीकरण स्तर में वृद्धि का जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। नगरीकरण स्तर में वृद्धि का जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो नगरीकरण हुआ उससे व्यावसायिक संरचना में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहाँ पश्चिमी जगत में नगरीकरण की प्रगति के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात निरंतर घटता गया, वहीं भारत में ये लगातार ऊंचा बना रहा। यही कारण है कि नगरीकरण जो पश्चिमी जगत की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे जैसे नगरीकरण हुआ है वैसे वैसे जो हमारी प्राथमिक जो व्यवसाय है उसमें लगी हुई जो जनसंख्या है उसका जो प्रतिशत है वो निरंतर क्या हुआ है, कम हुआ है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उनकी जो भागीदारी है वो नगरीकरण के साथ साथ भी क्या हुई है, बढ़ी है और प्राथमिक क्षेत्र में घटी है। जबकि भारत में इसके विपरीत है। नगरीकरण जिस गति से बढ़ा है उस हिसाब से जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना है उस पर वो प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। आज भी हमारी 70% जो आबादी है वो यूँ कहें कि 80% जो 70 से 80% जो आबादी है वो आज भी प्राथमिक जो कार्य हैं, व्यवसाय हैं, कृषि हैं और दूसरे प्रकार के उनमें लगी हुई है। नगरीय वृद्धि में ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के अभाव में नगरों की ओर पलायन जैसे नकारात्मक कारकों का अधिक योगदान रहा है। जबकि पश्चिमी जगत में औद्योगिकीकरण के कारण नगरों में क्या हुआ है, पलायन हुआ है। नगरों की ओर स्थानांतरण की तुलना में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, इसलिए नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ना स्वाभाविक था। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण में बड़ी संख्या युवकों की होती है, इसलिए नगरों का लिंगानुपात निरंतर घटता गया। भारतीय नगरीकरण की जो अन्य विशेषता है वो ये है कि महानगरों से अत्यधिक प्रभावित हैं। भारतीय नगर जो है महानगरों से अत्यधिक प्रभावित हैं। छोटे और मझोले नगरों का विकास तुलनात्मक रूप से बहुत कम हुआ है। महानगरों में जनसंख्या के प्रति संकेंद्रण के कारण मानव जीवन की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है। देश की नगरीय जनसंख्या में महानगरों का हिस्सा निरंतर बढ़ता जा रहा है तथा महानगरों में गंदी बस्तियों में रहने वालों का प्रतिशत भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको समझने की आवश्यकता है कि नगरों की और स्थानांतरण की तुलना में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। यानी कि जब हम बड़े नगरों की बात करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों और आबादी की
जो संरचना है उसका जब विश्लेषण किया जाता है तो हम पाते हैं कि वहाँ पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा उस असंगठित रोजगार के कार्यों में लगा हुआ है जो वहाँ की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। इसके अलावा जो अधिकांश जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में जाते हैं, जिससे बड़े नगरों का जो लिंगानुपात है वो भी क्या होता है, बदल जाता है। इसलिए वहाँ अपराध भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे कि आप महानगरों में विशेष रूप से जो रेप की घटनाएं हैं वो इसी का दुष्परिणाम है। नगरों में जाति, धर्म और भाषा के अनुसार संकेंद्रण के कारण विभिन्न जनसमूह पाए जाते हैं। एक बड़ी बात है। देश में नगरीकरण की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब हम भारत की नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो इसमें इस जो असंतुलन है वो स्पष्ट देखने को मिलता है। जैसे हम पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में तथा उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग में नगरीकरण अधिक हुआ है। यानी कि हमारा जो पश्चिमी भारत है उसमें नगरीकरण पूर्वी भाग की तुलना में अधिक है और उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत में नगरीकरण क्या हुआ है, अधिक हुआ है। इन प्रदेशों में भी आंतरिक और असमानताएं पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी नगरीकरण का जो स्तर है बहुत ऊंचा है। यहाँ भी पश्चिमी और दक्षिण की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो उनके क्षेत्र हैं उनमें आंतरिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। भारतीय नगरीकरण नियोजित एवं औद्योगिकरण जनित नहीं होने से नगरों में बेरोजगारी, संकुलन, गंदी बस्तियाँ, प्रदूषण, जन सुविधाओं का अभाव आदि समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जो नगर हैं उनकी ये सबसे बड़ी जो कमी है या यूँ कहें कि डीमेरिट्स हैं कि हमारे जो नगर हैं वो नियोजित बिल्कुल भी नहीं है। एक भी नगर ऐसा नहीं है कुछ बातों को छोड़कर, और उनमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं, गंदी बस्ती है, प्रदूषण है, अपराध है और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं वो निरंतर उनमें देखने को क्या होती हैं, मिल जाती हैं। नगरों में जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण सामान्य रूप में नगरीय सुविधाओं तथा कार्य अवसरों की उपलब्धता एवं श्रम की मांग का परिणाम नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता तथा बेरोजगारी के कारण ग्रामीण दबाव का प्रतिफल है। यानी कि नगरों में जो जनसंख्या इतनी अधिक पाई जाती है उसके पीछे कारण ये नहीं है कि लोग नगरीय सुविधाओं का उपभोग करने के लिए या कार्य अवसरों की तलाश में वहाँ आते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो हमारा पृष्ठ प्रदेश है जिसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं उसके अंदर जो एक खालीपन आया है, यूँ कहें कि गरीबी आई है और बेरोज़गारी आई है, उस दबाव के कारण लोग पलायन करते हैं नगरों की ओर कि वहाँ कोई ना कोई छोटा या बड़ा कोई काम उनके लिए मिल जाएगा जिससे वो अपना गुजर बसर कर पाएंगे। तो वो लोग अपनी गरीबी और बेरोज़गारी से तंग आकर शहरों की ओर क्या करते हैं, पलायन करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड से अनेकों लोग भारत के विभिन्न भागों में या विभिन्न नगरों की ओर किस लिए जाते हैं, गरीबी से त्रस्त होकर रोज़गार की तलाश में इन नगरों की ओर क्या करते हैं, एक तरह से पलायन करते हैं। और ऐसे में उन नगरों का जो कुल जनसंख्या का भार है या अनुपात है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन सुविधाएं उस रूप में नहीं मिल पाती हैं जितनी उनको मिलनी चाहिए। इसलिए वो एक बहुत ही निम्न स्तर का जीवन भी वहाँ पर क्या करते हैं, जीते हैं। एक ही कमरे में 10-10 लोग निवास करते हैं। पीने का पानी, खाने की सुविधाएं और भी विभिन्न प्रकार की जो स्वच्छ जो हवा कह सकते हैं वातावरण वो नहीं मिल पाता है। गांव से आए हुए असंख्य लोग नगरों में रोजगार आदि के अभाव में अपने ग्रामीण जीवन से निम्न स्तर जीवन बिताते हुए भी नगरों में पड़े रहते हैं, जिसका नगरीय जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।